एपिसोड की शुरुआत में ईयर 2035 के बारे में बताया गया था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि एक नई दुनिया बन जाती है जिसे उन्होंने कनेक्ट का नाम दिया था। ये इतनी ही रियल होती है जितनी के एक रियल वर्ल्ड। यहाँ पर परफेक्टली नेचुरल एआई एनपीसीज भी मौजूद थे। इसके साथ साथ फैंसी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए या फिर मैजिक, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा सकता था। इतनी ज्यादा सहूलतें होने की वजह से 800 मिलियन लोग एक दूसरे के साथ इस दुनिया कनेक्ट हुए हुए थे। और इसी गेम के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे नाइफ की वजह से अटैक किया गया था और उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके साथी लोग ये देखने के साथ काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब वो मारा जा चुका था और वो लोग काफी परेशान भी हो गए थे। उनके सामने एक प्लेयर आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम था बाय दो होयोन, और वो आते साथ ही उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसमें से जो ऑरा निकल रहा था वो काफी डेंजरस था। जैसे ही उन लोगों ने बाय को देखा था तो ये कहने लग जाते हैं कि तुम बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनके कई सारे लोग मारे जा चुके थे और वहां पर दूसरी साइड से बॉस कहने लग जाता है कि ये तो अकेला बंदा है, हम सभी इससे क्यों डर रहे हैं, हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो लोग चिल्ला रहे थे, उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि ये तो हमारे एम्पायर का ही एनिमी है तो इसलिए इसे तो मारना ही होगा। सारे लोगों ने अपनी सवार हाथ में पकड़ ली थी और उस पर अटैक करने के लिए अब उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा होने का वेट करने लग गया था। बाय के बारे में हमें यही बताया जाता है कि ये कनेक्ट में 13 रेटिंग पर आता है और ये इसके पास पावर है। उस पावर को कहते हैं साइकोकाइनेटिक। साइकोकाइनेटिक की पावर का यूज करके वो वहां पर मौजूद चीजों को कंट्रोल कर सकता था। और लोगों के हाथ में कुछ तीर वगैरह कुछ नेज़े वगैरह भी थे। वो चिल्लाकर यही कह रहे थे कि तुम्हें तो मरना होगा और इसी के साथ ही अटैक करने के लिए तैयार थे। काफी सारे लोगों की तो एक लंबी सी कतार बन जाती है और वो तीर कमान पकड़कर बैठे अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे कब वो इशारा करे और वो तीर फेंक दें, तो वो इशारा कर देता है। सारे के सारे तीर उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि उसे जख्मी कर सकें, लेकिन वो अपनी इसी साइकोकाइनेटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी तीरों को वहीं पर हवा में रोक लेता है। जिन लोगों ने उसके ऊपर उन तीरों की वजह से अटैक किया था वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि इसने तो तीरों को वहीं पर रोक लिया। और इतना ही नहीं बल्कि जिन तीरों को उसने रोका था उन्हें वो बिल्कुल बैक मूव करवा लेता है और वो लोग जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी बैठे हुए थे उन सभी के ऊपर उन्हीं तीरों की मदद से अटैक कर देता है। लोग ये देखने के साथ घबरा जाते हैं और वही तीर जो कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे अब वापस उन्हीं लोगों के ऊपर जाकर लगते हैं। उनसे वो कुछ जख्मी हो गए थे और कुछ लोग मारे गए थे। और जो बाकी लोग बचे थे उन्हें मारने के लिए ये अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और इसी चाकू की मदद से आगे बढ़कर उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। जो पीछे कुछ सिपाही लोग बचे खड़े थे वो ये कहने लग जाते हैं इसके पास तो साइकोकाइनेसिस की पावर है, ये एक ओवर पावर स्किल है, अब हम इनका कैसे मुकाबला करेंगे। वो काफी डर चुके थे। अभी वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक बंदे की नजर ऊपर आसमान पर पड़ जाती जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि आसमान के ऊपर उसे काफी सारे हथियार नजर आ रहे थे जो कि हवा में लहरा रहे थे और ये सब कुछ बाय अपनी पावर का यूज करके कर रहा था। वो लोग अभी इन्हीं चीजों को देख ही रहे थे कि तभी फिर बायक अपनी पावर की मदद से उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। लोगों को पता चल गया था कि अब उनके पास भागने का कोई भी मौका नहीं है और वो काफी डर गए थे कि तभी वही वेपन जाकर उन सभी में लगते हैं। सभी के सभी लोग वहां पर मारे गए थे। काफी सारा ब्लड गिरा पड़ा था जिसके ऊपर से चलता हुआ बाइक आगे बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा ही आगे गया था, जो चीज उसे ढूंढनी थी और उसे नहीं मिल पा रही थी तो कहने लग जाता है कि वो चीज कहाँ पर है। कि साइड पर से उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है तो वो गौर से उसे देखने लग जाता है। उस जगह पर इम्परर पड़ा हुआ था, उसकी हालत काफी खराब थी और वो यही कहने लग जाता है कि इन द एंड सभी लोग मारे जाएंगे। उसके गले में उसे एक लॉकेट नजर आ गया था तो आगे बढ़कर वो उसे निकाल लेता है। जैसा ही उसने वो लॉकेट ले लिया था तो वो किंग उसे ये कहने लग जाता है कि गॉड ने हमें कहा था कि यहाँ पर सेवियर्स आ जाएंगे जो कि इस दुनिया को बचाएंगे, लेकिन सेवियर्स की बजाय आखिर यहाँ पर सारे लोग फाइटर्स ही क्यों बन गए, लोगों को बचाने की बजाय एक दूसरे को मारने क्यों लग गए। उसे ये सारे सवाल बाय से जानना थे और वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, यहाँ पर तुमने पूरी दुनिया में काओस क्रिएट कर दिया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यहाँ पर सिटीज को क्यों चला डाला, इनोसेंट्स को क्यों मार दिया, पीपल को इनस्लेव क्यों किया। लेकिन इन सारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके गले में जो लॉकेट था फिर वो उसे निकाल लेता है
और उसी लॉकेट को लेते हुए उसे कहने लग जाता है कि यार बूढ़े बंदे, इस सब के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो इस गिल्ड को ब्लेम करना, क्योंकि इसी की वजह से ये पूरे के पूरा एम्पायर क्लाउड हो गया। वो एक साइड पर देखता है जहाँ पर उसे रोशनी दिखाई दे रही थी, तो ये कहने लग जाता है कि इस गिल्ड्स के लेट कमर जब यहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे अब जाना होगा। तो उसे सीढ़ियां नजर आती हैं, वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था तो पीछे से वही बूढ़ा बंदा उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे बात कभी भी मत भूलना, क्योंकि गॉड भी ऐसा चाह रहा है कि ये सब कुछ हो, तो इसीलिए तुम ऐसा मत समझना कि तुम ये सब कुछ कह रहे हो, बल्कि ये तो गॉड विल की वजह से हो रहा है। और तुम लोग जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो इसके लिए तुम्हें पे तो करना ही होगा। वह उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक बॉक्स नजर आता है और एक छोटा सा सुराख नजर आ गया था। सुराख को देखने के साथ ही इसने अपना लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पर जो सुराख था वो बिल्कुल इसके लॉकेट को मैच कर रहा था। जैसे ही उसने उसमें उस लॉकेट को डाला था कि तभी उसे नीचे कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लग जाती हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही थी, और ये उन पर आगे बढ़ने लग जाता है। तो सीढ़ियों पर नीचे भी जा रहा था और ये कहने लग जाता है कि जो मेरे पास इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स है, अगर उनकी बात की जाए, इससे पहले के आगे कुछ कहता नीचे मौजूद चीजों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि जो चीजें भी उसे नजर आ रही थी वो चीजें आम नहीं बल्कि मिथिकल एटम से, और ये पहले मिथिकल एटम थे जो कि उसे कनेक्ट में नजर आए थे। और बा हमें यही बताने लग गया था कि ये 5 साल पहले की बात है जब मेजर गिल्ड्स ने आपस में कोलूड कर लिया था और उन लोगों ने दुनिया को तबाह करने का डिसाइड कर लिया था। और इन चीजों को देखने के साथ वो भी अब काफी हैरान खड़ा हुआ था और कह रहा था कि पिछले 6 महीनों में मैंने जो कुछ भी किया वो क्या इसके लिए किया, एनपीसी की लिमिटिंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मेजर गिल्ड्स ही इसे कंट्रोल को कंट्रोल करती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 100 में सोलो प्लेयर मैं ही हूँ जो कि इस जगह पर पहुंचा हूँ। और इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए मुझे इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना होगा। और अगर गिल्ड के लोगों को पता चल गया कि इन चीज़ों को मैंने उनसे पहले हासिल कर लिया है तो इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। कि साइड पर उसकी नज़र पड़ जाती है, उसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, कहीं ये गेम कार्ट्रिज तो नहीं है। उसे आगे बढ़कर उठा लेता है, गौर से देखने के बाद ये कहने लग जाता है कि हाँ है तो ये वही ही, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है। कि वहाँ पर उसे काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था। इस प्रेशर को झेल पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। वो हैरान था कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसे ये पता चल जाता है कि उसका जो कनेक्शन है वो बहरा होना शुरू हो चुका है, और वो घबराहट में ये कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी के साथ ही जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्टिमुलेशन में था, उसका काफी जख्म बह रहा था, और लोग कई कह रहे थे कि बास्टर तुम अब हिलना बंद भी कर दो, इससे जल्दी मौत हो जाएगी। वहां पर मौजूद लोगों को देखने के साथ इसके होश उड़ जाते हैं, और वो यही कहने लग जाता है कि चीजें तो काफी अच्छी हो रही थी, फिर ऐसा क्यों हो गया। सामने खड़े हुए लोगों में से एक बंदा कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मूव कर रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो यहाँ पर पीसफुली मर जाना चाहिए। और उन्हीं लोगों को देखने के साथ ये भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है, मुझे नहीं लगा था कि असली दुनिया के लोग इस हद तक चले जाएंगे, ये तो पीसेस ऑफ शीट निकले। कि एक काले चश्मे वाले बंदे को प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है जो कि उसे कुछ समझा रहा था, और जब ये उससे पूछता है कि क्या हम उसे जिंदा आपके पास लेकर आए, तो आगे से प्रेसिडेंट उसे तो कुछ कहता है जिसकी बात ये समझ गया था। कॉल के कटने के बाद दूसरा बंदा पूछने लग जाता है कि प्रेसिडेंट ने आपसे क्या कहा। वो कहने लग जाता है कि हमें इसे मारना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसका सिर्फ हेड ही होना चाहिए। दो बंदे आगे बढ़कर उसे पकड़ लेते हैं, और वो बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने लेवल के मुताबिक ही खेलना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम गेम में अच्छा कर पाओगे, इसकी वजह से तुम इस दुनिया में अच्छा बन जाओगे। एक गेमर होना इतना भी आसान नहीं होता, और इस वजह से तुम्हें फेम भी मिल गया और तुम्हें किसी से डर भी नहीं लगा। उन लोगों को देखने के साथ ये भी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। जबकि ऐनक वाला बंदा कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके फेस को कवर कर दो ताकि हम आगे का काम कर सकें। फिर इसी के साथ ही उसने अपना नाइफ बाहर निकाल लिया था और उसे स्टैब कर देते हैं, जबकि ये कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक गेम के लिए इन लोगों ने मुझे मार दिया, और क्या मैं ऐसे ही मार जाऊंगा, मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो ये बातें कह रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक लड़की थी जो कि कह रही थी कि सर आप जाग जाइए। इसी के साथ ही इसकी आंख खुल जाती है, इसकी तो अब शेप ही चेंज हो चुकी थी। और जैसे ही अपने बेड पर उड़ रहा था, इसी के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सारी चीजों को देखकर वो कैसे रिएक्ट करे, काफी चौक था, पसीना आ रहा था क्योंकि अभी तो वो मारा जा चुका था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
और वो खुद से ये सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने मुझे स्टैब कर दिया, उसके बाद मैं मारा गया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो साइड पर देखता है जहाँ पर उसकी मेड थी। मेड जैसे उसे देखती है तो वो कहने लग जाती है कि आउच, आप जाग गए। और राहुल की इतनी ज्यादा हालत देख खराब देखने के साथ उनसे ये पूछ लेती है कि आप ठीक तो है ना सर। राहुल, आपकी हालत खराब दिखाई दे रही है। वो काफी परेशान थी। जैसा ही उसने राहुल का नाम सुना था, इसी के साथ ही कहने लग जाता है कि इसने क्या कहा कि मैं राहुल हूँ, इसका क्या मतलब समझूं। वो मेट की तरफ देखता है, वहां पर उसे उसका लेवल दिखाई दे रहा था। उसका नाम तो था एना और उसका लेवल 3rd था। आना काफी परेशान थी और कह रही थी कि आपको तो स्वेट आया हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं किसी डॉक्टर को यहाँ पर बुला सकती हूँ जो कि आपका चेकअप करेगा। राहुल अपने सामने की स्क्रीन को देखते हुए और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं एक ऐसी चीज को देख रहा हूँ जो कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसे देखना चाहिए। सिस्टम पर उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। यहाँ पर ये बताया गया था कि उसे कनेक्ट सिस्टम के क्लोज बीटा सिस्टम के साथ एक्टिवेट कर दिया गया है और ये उसका एक यूजर बन चुका है। राहुल इसे देखने के साथ ही हैरान होते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। वो फिर अपनी जगह पर उठता है, मिरर में अपनी शक्ल को देखता है और कहने लग जाता है कि इसका तो फिर यही मतलब निकला ना कि मैं इस कनेक्ट की दुनिया में आ पहुंचा हूँ। वो फिर विंडो की तरफ जाता है, वहां पर मौजूद चीजों को भी फील कर पा रहा था और इस सब की वजह से खुश भी हो गया था। वो ये कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हर चीज को फील कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं क्रैच के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन ये उसके साथ कुछ डिफरेंट तो जरूर है। वो हमें यही बताने लग जाता है कि सैंक्रोनाइजेशन के जरिए जो हमारा कनेक्शन का लेवल होता है, उसके मुताबिक ही कनेक्ट में हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड कर दी जाती है। और आम लोगों की तो सैंक्रोनाइजेशन की एबिलिटी सिर्फ 30% तक की थी। ये बाय दो यूं ने था जिसकी 90% तक सैंक्रोनाइजेशन की एबिलिटी पहुंच चुकी थी। ये इस गेम में खेलता रहता है और 10 साल तक नंबर 1 रैंक तक रहता है, लेकिन इसके बाद ही मेजर गिल्ड्स वहां पर अपेयर हो गए थे। राहुल अपनी पुरानी बॉडी को याद करने के साथ थोड़ा सा सैड हो गया था और ये कहने लग जाता है कि अब मैं उस बॉडी का यूज नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस बॉडी की लेवलिंग अप पर काफी ज्यादा मेहनत की थी। फिर वो इस बात पर गौर करता है कि ये बता रहा है कि ये एक बीटा वर्ल्ड है और यहाँ पर सिर्फ करंटली 1 यूजर है जो कि मैं हूँ। और लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला इस सिस्टम को यूज करने वाला बना हुआ हूँ। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो अपने सिस्टम पर मौजूद चीजों को चेक करते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री चीजें हैं जो क्लोज सिस्टम में तो जरूर मेरे पास होंगी जो कि मैंने इकट्ठा की थी। तो सिस्टम फिर उसे स्कैन शुरू कर देता है, जिस पर से ये दिखाई दे रहा था कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन को स्कैन किया जा रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन फिर जैसे डिटेक्ट होती है तो बताया जाता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन को लॉक कर लिया गया है और उसे अब अपडेट किया जा रहा है। उसे अब यहाँ पर लोगों की बातें भी याद आने लग जाती हैं। असली वो जो बॉडी का ओनर था उसकी भी सारी की सारी कहानी उसे याद आने लग गई थी। वो ये कह रहा था कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के इंफॉर्मेशन और पावर को यूज करके यहाँ पर टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके मन में जैसे ये सारी की सारी मेमोरीज वापस आई थी तो वो हैरान था और ये कह रहा था कि मेरा नाम तो इस दुनिया में राहुल एस्टोन है। मैं एस्टोन का यंगेस्ट सन हूँ और 5th काउंट हूँ, वो भी रोमन किंगडम में। फिर उसे एस्टोन काउंटी के बारे में कुछ और बातें याद आ गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि इस किंगडम में फॉल होने वाली जो सबसे पहली काउंटी है वो कोई और नहीं बल्कि एस्टोन काउंटी ही थी। इसके बारे में वो ये बात तो जानता था कि इसके पास ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं। ये रोमन किंगडम की एक काउंट्री है और इसमें जो एल्डेस्ट सन है वो भी डिसअपेयर हो गया था। सेकंड सन भी मिस हो गया था। जैसे ही दूसरा बेटा वापस लौटा है और इस काउंटी को इनहेरिट करता है, इसी के साथ ही डिजास्टर होना शुरू हो जाते हैं। जो फॉरबिडन एरियाज के बैरियर थे वो ब्रोक हो जाते हैं और मॉन्स्टर की इन्वेजन हो जाती है। इन सारी बातों को याद करने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि मैं यंगेस्ट सन ऑफ एस्टोन फैमिली हूँ, मेरा नाम रॉयल एस्टोन है, अब मैं इस फैमिली की हिस्ट्री जान चुका हूँ। वो अपनी खिड़की से पूरे के पूरे शहर को देखता है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और इस खूबसूरत शहर को देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि ये पूरा का पूरा जो कि शहर ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है अगले 3 सालों में रून हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो विंडो से हटते हुए आगे बढ़ते हुए ये कहने लग जाता है कि तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता इस ब्यूटीफुल सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और वैसे भी अब मैं बाय द वे नहीं रहा और ना ही मैं क्रैश रहा हूँ, बल्कि यही मेरी जिंदगी है और यहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी गुजारना होगी। जब मैं बाय द वे था तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। मैं आगे बढ़ने वाला था कि लोगों ने मुझे मार दिया, लेकिन अब मेरे पास एक और चांस आ चुका है तो इसे मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दूंगा। अगर ज़ाया हो गया तो ये बहुत ही बुरा होगा।
एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसकी नजर साइड पर सवार पर पड़ गई थी। उसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि अगर मुझे इस दुनिया को फाल होने से बचाना है तो मेरे पास एक ही चांस है, और वो यही है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और इसके साथ फिर वो हमें ये बताने लग जाता है कि 1 महीने के बाद ही एस्टर्न कंट्री की ट्रेडिशनल आ रही है। ये एक सेरेमनी होगी जो कि 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ के सेमीफाइनल में पहुँच गया तो फिर मैं किंगडम एकेडमी भी जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो अगर मुझे यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँचना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना होगा। और साथ पड़ी हुई सवार्ड को फिर वो निकाल लेता है। इसी सवार्ड को गौर से देखने लग गया था और इधर उधर स्विंग भी करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा अगर यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को बचाना है तो। थोड़ी देरी स्विम करने के बाद ही वो नीचे गिर गया था। सामने सवार पड़ी हुई थी और वो चिल्ला रहा था। अपनी जगह पर खड़ा होकर ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इस पार्टी की बात करूं तो ये तो सिर्फ थोड़ी स्विंग्स के बाद ही टायर हो गई। जब अपना स्टेटस चेक करता है सिस्टम उसे दिखा रहा था कि इसका लेवल 5 है। तो कहने लग जाता है कि क्या मेरा यहाँ पर सिर्फ लेवल 5 है। उसे अपनी मेट आना की याद आ जाती है। तो ये कहने लग जाता है कि उस मेट का लेवल 3 था, मेरा 5 है, वो सिर्फ 2 लेवल मुझसे कम है। इसका मतलब है कि मैं उसी के लेवल का लड़का हूँ। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता है। ये कहने लग जाता है कि जैसा कि टूर्नामेंट काफी करीब है, मुझे अपने लेवल का भी पता चल चुका है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करना होगी अगर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो। 1 महीना गुजर गया था। अब वो टूर्नामेंट का दिन आ चुका था। जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचता है काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इन लोगों को देखने के साथ ये कहने लग गया था कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। लगता है काफी सारे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो लोग ना सिर्फ ज्यादा थे बल्कि इसके साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। और इन लोगों को देखने के साथ कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इन सभी लोगों के साथ फाइट करना होगी। इसे अपने पहले महीने वाली बात याद आ जाती है। जब ये ट्रेनिंग कर रहा था तो इसे ट्रेन करवाने वाला बंदा कहने लग जाता है कि सिर्फ 10 ही मिनट हुए और आप गिर गए। और ये हमें राहुल बताने लग गया था कि असल में 5 महीने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसी मेहनत की वजह से मैं क्वालिफाई राउंड तक पहुंच पाया। वो एक साइड पर चला जाता है, सिस्टम पर देखने लग गया था और कहने लग जाता है कि जब आखिरी बार मैंने चेक किया था तो मेरा लेवल 13 था। मेरा स्टेमिना भी अब रेडी हो चुका है, मैं फाइट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन जो भी हो फिर भी मुझे यहाँ पर एक प्लान तो बनाना होगा। अगर मुझे लोगों के साथ फाइट करनी है तो प्लानिंग के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों से जीत पाऊंगा। उसे खुद पर पूरा यकीन था और वो ये कहने लग जाता है कि कुछ न कुछ करके तो मुझे सेमीफाइनल तक पहुंचना ही होगा। कि उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसे पंच मारने वाला है कि वो साइड पर हट जाता है। जो उसे पंच मारने वाला लड़का था वो ये कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, मेरा बस हाथ स्लिप हो गया। उस बंदे का नाम दियोन था। अपने कजन्स के साथ वो वहां पर आया हुआ था और ये कहने लग जाता है कि मेरे प्रीशियस नोबल, कहीं आप यहाँ पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नहीं आए। दियोन फिर उसके करीब आकर उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम कमरे में कहीं बैठकर रो रहे होगे, लेकिन तुम तो मेरे सामने खड़े हो। और ये कहने लग जाता है कि ये तो बिस्कॉट अंकल का बेटा है, इसका मतलब है मेरा कजन हुआ। पास की बात बताते हुए मैं कहने लग जाता कि पास में जब राहुल इनके साथ ट्रेन किया करता था तो ये उस वक्त उसे काफी ज्यादा बुली करता था। राहुल हमें यही बताने लग जाता उस वक्त इंस्ट्रक्टर ऐसा इसलिए करने देता था क्योंकि यहाँ पर फैमिली का मोटो था, हमें ऐसी ट्रेनिंग करनी है जाके जो रियल हो। ग्राउंड में हर कोई इक्वल होता है, तो इसलिए जो भी इंजरीज हो वो उस बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल ऐसी बातें बताने के बाद ये कहने लग जाता है कि इसका तो यही मतलब है कि ये लोग जब चाहे अपने में से कमजोर लड़के को पकड़कर उसे किसी वक्त बुली कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पहले राहुल को बुली किया था। डियोन पर उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम विड्रॉ कर लो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें तुम्हारी एक हड्डी तक बाकी ना बचे। क्योंकि अगर इस फाइट में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो जाता है तो मैं तुम्हारी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं रहने दूंगा, सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो आगे बढ़ता हुआ अपने सारे लोगों को ये कहने लग जाता है कि तुम लोग इसे पास होने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने इसे कुछ कहा तो ये फिर कमरे में जाकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देगा। और दियोन के बारे में राहुल हमें ये बताने लग जाता है कि इस टूर्नामेंट को विन करने के लिए ये एक पक्का कैंडिडेट है। वो तो आगे बढ़ गया था और पीछे से ये भी ये कहने लग जाता है कि तुम जितनी देर तक हंसना चाहो तुम उतना हंस सकते हो, क्योंकि हंसने में तो किसी का कोई रुकावट नहीं है। जब फाइनल में तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा तो वहां पर मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम एक बटलर को देखते हैं जिसके पास आज के टूर्नामेंट की रिपोर्ट थी और वो जाकर अपने बॉस को देते हुए कहता है कि सर ये रिपोर्ट, और उनके हाथ में थमा देता है। जिस पर उसके बॉस ये कहने लग जाते हैं कि क्या इसमें कोई मेरे लिए यूजफुल न्यूज भी है या फिर ऐसे तुम रिपोर्ट मेरे पास लेकर आ गए। वो फिर आगे बढ़कर रिपोर्ट को पढ़ते हैं। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये कहने लग जाते हैं कि इस वक्त राहुल कहाँ पर मौजूद है। तो बटलर बताने लग जाता है कि फिलहाल तो वो अपने रूम में चला गया है। जैसे ही उसने खाना खाया तो उसने सोचा कि वो आराम कर ले, तो रूम में चला गया। तो उसके मास्टर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए उसने अपनी तमाम स्ट्रेंथ को यूज कर लिया, जिसकी वजह से वीक वर्ड के आराम करने के लिए अपने रूम में चला गया।
और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि राहुल का फादर था, और वो कहता है कि ठीक है, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही वो बटलर वहां से जाता है तो पीछे से राहुल का फादर जोर जोर से हंसने लग गया था, क्योंकि जो रिपोर्ट उस पर पास आई थी उसके पास राहुल का नाम भी लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के साथ ये कहने लग जाता है कि फाइनली उसने अपना काम कर दिखाया, वो तो ग्रुप स्टेज में पहुंच गया। राहुल के डैड ये बताने लग जाते हैं कि मैंने उसे कभी भी फोर्स नहीं किया कि वो स्वॉर्डमैनशिप सीखे, क्योंकि उसके बाकी के भाई उससे काफी स्ट्रॉन्ग थे और इन सभी में ये वीक था। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होने को आया तो उससे एक महीने से पहले ही इसने अच्छे से ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जब ये पहली बार ट्रेनिंग में दिन पहुंचा था तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रेनिंग की वजह से थक कर नीचे गिर गया। लेकिन इसके बावजूद इसने कभी भी गिव अप नहीं किया था। और मैं इसके बारे में भी जानता हूँ कि जब ये कजन्स के साथ ट्रेनिंग किया करता था तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। और अगर उस वक्त मैं इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता तो पूरी ज़िंदगी इसे इस बात के लिए ताना दिया जाता और इसे हमेशा शर्म आती कि मैंने इसकी हेल्प की। मुझे बस उस दिन का इंतजार था जब ये खुद के लिए खड़ा होना सीख जाए, और देखो आज वो दिन आ ही गया। मुझे नहीं लगा था कि ये स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, वो भी इतने ज्यादा, और ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन आज तो इसने मेरी एक्सपेक्टेशन पर बिल्कुल पानी फेर दिया। और जब ये फाइनल्स पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही मैं उससे मिलने के लिए उसके पास जाऊंगा और उससे बातें करूंगा। वो भी अपने रूम में गया था, इस सबकी वजह से काफी थका हुआ था तो वहीं पर सो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक अखाड़े में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आज फाइनल्स का दिन था। लोग अपनी जगह पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, और कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, इसमें कुछ मजा भी नहीं आ रहा, कुछ तो फन करो। और लड़ने वाले लोगों को वो लोग यही कहने लग जाते हैं कि तुम अब इस फाइट को ड्रैग करना बंद भी कर दो और इसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। और जो बंदा राहुल के साथ फाइट करने के लिए मैदान में उतरा था ये कहने लग जाता है कि ये तो वीक लिंक था, तो अभी तो मैं इसे क्यों नहीं हरा पाया। तो वो तो उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन अभी तक राहुल नीचे नहीं गिरा था, इसलिए उसे परेशानी हो रही थी। अगर वो उसे नीचे नहीं गिराएगा तो ये कैसे विन कर पाएगा। राहुल का अपोनेंट बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। जैसे ही वो अटैक करता था तो आगे से राहुल अपनी सवार की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर देता था। इसकी वजह से अब राहुल के अपोनेंट को काफी गुस्सा आ गया था, तो तभी वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए अपनी सवार की मदद से उस पर एक बार फिर से अटैक कर देता है। इस अटैक को सह पाना राहुल के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था और वह थोड़ा बहुत पीछे भी हट जाता है। वहां पर ऑडियंस बैठी हुई जो कि ये मैच देख रही थी, अब सारे के सारे खामोश हो जाते हैं और परेशान भी दिखाई दे रहे थे। कि तभी फिर राहुल अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। लोग ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये फिर अटैक करने के लिए तैयार हो गया, आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा। इसका अपोनेंट इसे हराने की कोशिश कर रहा है, इसे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ये अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। राहुल के अपोनेंट को गुस्सा आ गया था और वो ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना ही होगा, आखिर कब तक तुम मुझसे बचकर भागोगे। वो फिर गुस्से में आ चुका था, बार बार उसके ऊपर तेजी से अटैक किया जा रहा था। तो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम एक काउंट्स फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि तुम अभी तक मुझे नहीं हरा पाए। तो उसके अटैक को रोकते हुए आगे से वो मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि तुम जो कुछ भी मुझसे कह रहे हो मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुन पा रहा। उसने एक बार फिर उसके अटैक को नाकाम कर दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो देखता है कि इस अटैक के बाद ही फिर से राहुल अब जाकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है और फिर से पोजीशन बना लेता है ताकि उसके अटैक को फिर से नाकाम कर सके। उस बंदे का नाम था एडमोंड, और पीछे से लोग ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस खेल को खत्म करना होगा, कि तुमने इस खेल को काफी ज्यादा ड्रैग कर लिया है, अब बस बहुत हो चुका, अगर तुम जीत गए तो मेरी जो सैलरी है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एडमंड को काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो पहले तो उसे नहीं हरा पा रहा था, ऊपर से लोग भी उसकी बेइज्जती कर रहे थे। ये कहने लग जाता है कि अब मुझे इस मामले को खत्म करना होगा। वो फिर अपनी पावर को गैदर करते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। अब उसने जो मानस अवार्ड निकाली थी उसे देखने के साथ लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये तो मानस अवार्ड है। अगर तुम्हें मानस अवार्ड को डॉज करना है तो तुम्हें हिट करने के, अगर वो हिट कर जाते तो तुम तो मारे जाओगे, इसे लाजमी डॉज करना होगा। और एब्डोमेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो ये कहने लग जाता है कि राहुल अब तुम मर जाओगे। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, काफी ज्यादा गुस्से में भी था। लेकिन देखता है कि राहुल बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है तो कहने लग जाता है कि आखिर ये क्या मेरे इस अटैक को डॉज नहीं करेगा। ऑडियंस भी ये देखकर काफी हैरान थी। जैसे ही उसने उसके ऊपर अटैक किया था तभी एक जोरदार धमाका होता है। वहां पर बैठी ऑडियंस उस धमाके को फील कर पा रही थी, और वो सारे लोग काफी एक्साइटेड भी थे, परेशान भी थे, हैरान भी थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस अटैक में क्या हुआ और कौन जीता। रेफरी मैदान में आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि ये मैच अब ओवर हो चुका है और इस मैच को विन करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल है। लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि थर्ड सन इस बैटल को जीत चुका है, और ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। हमें लगा था कि ये हार जाएगा, लेकिन ये कैसे जीत गया। एडमंड को जब ये मालूम होता है कि वो ये हार चुका है तो आगे बढ़ते हुए सवाल फेंकते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये विनर है। और वो आगे बढ़ते हुए ये भी कहने लग जाता है कि रेफरी अगर तुम्हें मुझे स्टॉप न किया होता ना तो अब तक मैं इसे मार चुका होता। तो जबकि रेफरी कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत बड़े बुद्धू हो।
तुम्हें अपनी नेक को देखना होगा। जब वो नेक पर देखता तो वहां पर खून का निशान था। ये कहने लग जाता कि अगर मैं इस बैटल को उस वक्त न रोकता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तभी हम यहाँ से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब वो अपनी माना की सवार निकालकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो राहुल बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। तभी वो भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए उसका मुकाबला करता है। तो राहुल को अब ये बात याद आ गई थी कि जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसका एम कोई और नहीं बल्कि उसकी नेक थी। जैसे अभी उसे ये बात याद आई थी कि उसकी तो जान बाल बाल बची थी, उसी के साथ ही वो जमीन के ऊपर बैठ जाता है, काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तो राहुल उसके पास आता है, उसे कहने लग जाता है कि एडमिन मुझे तुमसे बात करनी है। बात किसी और के रिलेटेड नहीं, बल्कि तुमने मेरे जो कंट्री है ना उसके खिलाफ काफी डिसरेस्पेक्ट के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तुमने मेरी कंट्री की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही इसके बारे में हम आराम से बैठकर बात करेंगे। एडमोंड काफी ज्यादा घबरा गया था। वो जैसे घर पहुंचा था कि अना उसे ये कहने लग जाती है कि आप अच्छे से आराम कीजिए सर। ये थोड़ा सा आगे जाता है, वहां पर देखता है कि कोई मौजूद तो नहीं है। तो उसे मालूम होता है कि यहाँ पर उसे देखने के लिए कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। इसी के साथ ही काफी खुश हो जाता है और एक जोर छलांग लगाते हुए ये कहने लग गया था कि ओले शिट, मैं तो ये फाइट जीत गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे सिस्टम भी दिखाई देने लग गया था। उसे दिखने के साथ ही और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो इसकी मास्टरी सपार्टमैनशिप थी वो अब लेवल 9 तक पहुंच चुकी थी। ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और मन ही मन में खुश होते हुए कहने लग जाता है कि जैसा कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मैंने प्लान बनाया था, वो प्लान बिल्कुल सही निकला। वो ये कहने लग जाता है कि मैंने गेम के फीचर का इस्तेमाल करते हुए मोर एक्सपीरियंस गेन किया। मैं उसके साथ इसलिए फाइट करता रहा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर था। इसकी वजह से मेरे पास जो मास्टरी ऑफ फाइटिंग है वो भी इंक्रीज हो गई। उससे काफ़ी देर तक मैं इसलिए एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए सिर्फ फाइट करता रहा, वरना मैं उसे आराम से हरा सकता था। फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहने लग जाता है कि ये प्लान मेरे लिए से काम कर गया, क्योंकि मेरे पास गेम मोड था। उसकी वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर मौजूद था और मैंने उसी का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पर हाई रिस्क मोड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरा जो रिस्क हाई होगा तो उसके साथ साथ मुझे रिटर्न भी हाई ही मिलेगा। और जब मैं पहले इसका यूज़ किया करता था तो इसके खिलाफ मेरी काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी और मैंने इसके बारे में कंप्लेन भी किया था। और आज फिर वो अपने स्टेटस को चेक करता है, जहाँ पर उसका नेम राहुल लिखा हुआ था, लेवल 19 था। और ये आम नहीं बल्कि हार्डकोर लेवल था। इसकी क्लास सवार्ड्स बिगनर थी, बिगनर साइकोकाइनेटिक था, एफिलिएशन एस्टर्न कंट्री थी और टाइटल एस्टर्न कंट्री यंगेस्ट सन का था। उसने हार्डकोर लेवल को इसलिए चूज किया था, अगर उसके पास नॉर्मल मोड होता तो वो इतना कभी भी तरक्की ना कर पाता जितना अब उसने लेवल अप किया था। तो इसके पास यूनिक ट्रेड्स थे, उसमें साइकोकाइनेटिक थी, रॉयल लेनेज था। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। सभी को देखकर कहने लग जाता है कि मेरे पास 5 यूनिक ट्रेड्स भी हैं जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। वो फिर अपने पास के करैक्टर के बारे में बताता ये कहने लग जाता है कि जो बाय दोयोन था ना, उसके पास साइकोकाइनेटिक मिस्टर था और वो उसके पास ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल करता था। और ये जो रॉयल लेनेज है ना, ये रॉयल होने के तौर पर मुझे ट्रेड दिया गया है। मेरे पास अब ये दोनों ट्रेड्स तो आ चुके हैं, अभी भी 3 बाकी हैं और मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। ये भी अनलॉक हो जाएंगे जब मैं लेवल अप करूँगा। फिर वो खुश हो तो ये कहने लग जाता है कि अब जैसे कि टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस होने वाला है तो मुझे बाकी की चीज़ों को भी यूज़ करना होगा। अब टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस करता रहता है और इसकी जो भी फाइट्स होती हैं ये उन्हें आराम से जीता रहता है और इसके साथ साथ आगे लेवल अप भी करता रहता है। जितनी भी फाइट्स हुई थी ये सारी के सारे फाइट्स जीत जाता है, जिसके लिए वो ग्रैंड फिनाले में पहुंच जाता है। जब लोगों को ये बात मालूम होती है तो ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो वीक था ना, तो फिर ये फाइनल तक कैसे क्वालिफाई कर गया। लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि हो सकता है कि इसके पास कोई रिकोर्स का इस्तेमाल किया हो, जबकि दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि ये अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कनेक्टेड सिविलियंस को इसके बारे में नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इन लोगों को ज़रा बराबर भी नहीं पता कि एक प्लेयर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, जो कि मेरे पास है और मुझे सिर्फ इनके बारे में मालूम है। और वैसे भी मुझे लगता है कि इसे सीक्रेट रखना ही ठीक होगा। मैं ऐसे ही यहाँ पर साइकोकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब मेरे सामने प्लेयर शो होंगे तो उनके सामने मैं अपनी साइकोकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करूँगा। और जहाँ तक मेरी एक्टिंग स्किल की बात की जाए तो एक्टिंग स्किल का इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं इन सारी चीज़ों को हाइड करने में कामयाब भी हो जाऊँगा। वो अंदर बैठा खुद से इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक बंदा आ जाता है। उसका नाम था ईमन और कहता है कि सर ये मैं हूँ। तो ये कहता है कि आ जाओ अंदर। ईमन अंदर एंटर होते साथ ही उसे ये कहने लग जाता है कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी। वो काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, जिस पर ये कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइट के बाद मेरी मुलाकात एक हिलर से होती है, परीज से होती है। अगर मुझे कोई जख्म आ जाए तो वो ठीक कर देते हैं। ईमान उसके करीब आता है, उसके कंधों पर हाथ रखता हुआ ये कहने लग जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप अपने गार्ड को डाउन ना कीजिएगा। उसकी ये बातें सुनने के साथ ही राहुल थोड़ा सा हैरान हो गया था। फिर ईमान मुस्कुराते हुए ये कहने लग जाता है कि आप मेरी एक बात याद रखिए कि यहाँ पर एक ऐसा भी जख्म मौजूद है जिसे हील नहीं किया जा सकता। और वो ये सब कोई मुस्कुरा कर कह रहा था।
जिस पर आगे से वो भी ये कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, ऐसा से मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर खुश होते हुए मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ईवन सच में मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया, पास्ट लाइफ में मेरा कोई भी ख्याल रखने के लिए नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पर लोग हैं जो कि मेरा ख्याल रखते हैं। फिर वो अपनी गाल पर हाथ रखते उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने आपको कुछ लाने को कहा था, क्या आप वो चीज़ लेकर आए हैं? तो ईमान उसे एक पेपर देते हुए ये कहने लग जाता है कि आपने जो चीज़ मुझसे मंगवाई थी मैं उसे लेकर आ चुका हूँ, ये रही वो चीज़। ईमान फिर ये कहने लग जाता है कि क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? आपको पता है ना कि सर देओन कितने स्ट्रॉन्ग हैं? तो वो कहता है कि आप इसके बारे में फिक्र मत करें, मैं सारे मामले को संभाल लूंगा। वो उसके साथ फाइट करना चाहता था, इसलिए उसने उस पेपर को मंगवाया था और कहता है कि मैं ये फाइट जीत जाऊंगा, आप परेशान मत हो। तो ईमान उसे कहता है कि मुझे आप पर पूरा पूरा ट्रस्ट है सर। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। ईमान अब जैसे ही रूम से बाहर आया तो ये कहने लग जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस तो बिलहाल काउंट के साथ मैच कर रहा है। जब वो यंगर थे उसका जो कॉन्फिडेंस था और इसका जो कॉन्फिडेंस है दोनों का मैच कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का अभी भी डर है, क्योंकि जो इनका अपोनेंट होने वाला वो कोई और नहीं बल्कि सर दियोन है, और सर दियोन के सामने जो कोई भी खड़ा होता है वो उसे अच्छा मजा चखाते हैं और काफ़ी जख्मी कर देते हैं। ईमन तो जैसे वहां से चला गया था तो उसके जाने के पीछे ये फिर कागज उठा तो ये कहने लग जाता है कि मैं देखूं तो सही कि आखिर हमारे ऊपर कितनी ज्यादा बेट लगाई गई है, और ये देखकर वो काफी खुश हो गया था। फिर वो इस सिस्टम के बारे में ये बताने लग जाता है कि आस्टन काउंटी में बैटिंग सिस्टम मौजूद है जो कि लीगल है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस करता रहता है तो यहाँ पर एक लीगल बैटिंग का सिस्टम बनाया गया है, और ये टूर्नामेंट की सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो यहाँ पर बैट्स से टूर्नामेंट जीता है तो बैट्स भी उसके अकाउंट में चली जाती हैं, तो पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पे बैट्स में से कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाता है। और जो इसके ऊपर बैट लगाई जगह ये जीत जाता है इसे वो पैसे मिल जाते हैं, तो इसके साथ ही इसकी फैमिली में पहले आराम से प्लस बांध सकती थी, ये पैसे इसके लिए काफ़ी थे। और वो दिन आ चुका था जब उसकी फाइट डियोन के साथ होने वाली थी। ये अपने घर से बाहर निकलता और कहने लग जाता है कि अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गई है, और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि मुझे डियोन को क्रश करना होगा। फाइनल मैच का दिन आ चुका था और ये दोनों मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, और ये बताया जाता है कि अब फाइनल मैच स्टार्ट होता है। ये भी सवाल लेकर मैदान के अंदर पहुंच गया था। वहां पर जितने भी ऑडियंस के लोग बैठे होते सारे के सारे ये कहने लग जाते हैं कि यंगस्टर, अब तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पंगा दियोन के साथ होने वाला है, तो तुम्हें अब अपनी स्किल दिखाना होगी वरना ये तुम्हें मार देगा। ये मैदान में खड़े था कि दियोन भी वहां पर आ जाता है। ये कहने लग जाता है कि वीकलिंग, क्या तुम भी यहाँ पर आ गए? और मुझे नहीं पता कि कौन सा तरीका यूज करने के बाद तुम इस जगह पर पहुंच गए, तुम अब मेरे सामने खड़े हुए हो, तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आ गए, तो मैं इस बात को कंसीडर करूंगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट रीजन होगा जो कि तुम्हारे जहन में आया, वो भी मेरे से पंगा लेने का। और जितने भी ऑडियंस में लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर तुम्हें चेयर करने के लिए आए हैं, ये सभी रियलाइज कर लेंगे कि तुम्हें चेयर करना उनके लिए वर्थलेस था, तो वो उन्होंने एक बेकार बंदे को चेयर किया। और यहाँ पर एक नाइस भी होने वाला है जब मैं तुम्हारे लिम्स काट दूंगा और तुम क्रॉल कर रहे होगे, ये वीडियो देख कर दो, मुझे काफी मजा आने वाला है। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही वो भी आगे से ऐसे दिखाते गए उसे नींद आ रही है। और फिर उसे कहने लग जाता है कि क्या तुमने जितनी भी बोलना था बोल लिया, अब थोड़ा अपनी जबान को संभाल भी लो, उसे भी आराम करने दो, बहुत बोलते हो तुम तो। और ये बात सुनकर दियोन को काफी गुस्सा आ गया था। इसी गुस्से में वो कम कपा भी रहा था और वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम और कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, ये तुम्हारे का तुम्हारा सारा जो एरोगेंट है मैं अभी निकाल दूंगा। और जो माना रिलीज कर रहा था बाकी के लोग देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि इसको माना तो ओवर हेलमिंग है, राहुल तो इसका मैच नहीं है, अगर राहुल इसके साथ फाइट करेगा तो ये राहुल को आराम से हरा देगा। और उसका मानना देखने के साथ अब राहुल भी ये कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये तो अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग की वजह से ऐसा लगा कि ये वीक होगा, लेकिन ये तो काफी स्ट्रॉन्ग निकला रे बाबा। उसके सामने उसका स्टेटस वगैरह भी आ गया था। नेम था दियोन, लेवल 42, क्लास एक्सपर्ट नहीं था, एफिलिएशन ऑस्टिन वेस्कोनिटी था, टाइटल ऑस्टिन वेस्कोनिटी स्टार, स्वॉट जीनियस। और जब वो उसके लिमिट को देखते कहने लग जाता है कि इसका पोटेंशियल टैलेंट तो सिर्फ बी तक है, दिखने में तो ये जरूर इंप्रेसिव दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसकी यही लिमिट है, तो इससे मैं आराम से हरा पाऊंगा। अभी भी वो काफी गुस्से में खड़ा हुआ था, अपने सवाल पकड़ने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि कुवाट तुम्हें तो मैं यहीं पर मार दूंगा, तुम्हें आज कोई नहीं मुझसे बचा पाएगा। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर पहले ऊपर अटैक करता है कि तभी राहुल अपनी सवाल लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने उसके ऊपर अटैक किया था कि तभी उसने भी अपनी सवाल की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर दिया था। और लोग ये कहने लग जाते हैं कि सर राहुल ने सबसे पहले उसके ऊपर अटैक किया, और इस अटैक में इतनी ज्यादा ताकत थी कि इसकी वजह से देवन भी पीछे हट जाता है। देवन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो और कुछ नहीं। और यह देखने के साथ राहुल भी ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसकी इलास्टिसिटी की बात करूं तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन ये तो उससे नीचे निकला। दियोन फिर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो ये कहने लग जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ चाहे जो कुछ भी हो फिर भी मुझे इसके साथ मुकाबला तो करना ही होगा।
दियोन अपनी सवार की मदद से बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन उसके अटैक से बचता रहता, जिसकी वजह से दियोन हैरान था और कह रहा था कि आखिर मैं इस पर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि दियोन की इलास्टिसिटी काफी वीक थी और वो जो सवार अटैक करने के लिए आगे बढ़ा रहा था उसे आराम से देख पाता था। और वो ये कह रहा था कि इसके सवार को मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए रुकने में मुझे आसानी हो रही है। फिर वो जैसे उसके करीब आता है तो वो अपना पाँव उसके पाँव के आके रख देता है, जिसकी वजह से दियोन नीचे गिर गया था। और वो ये कहने लग जाता है कि इसके पास सवार की स्किल तो मौजूद है, लेकिन ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, इसके पास इलास्टिसिटी नहीं है और मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। जैसे ही दियोन नीचे गिरा था उसके नाक के ऊपर जख्म हो गया था, तो वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है और उसकी ये कंडीशन देखने के साथ राहुल ये कहने लग जाता है कि इस पार्टी का जो ओरिजिनल ओनर था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस बंदे से बुली हुआ करता था। जबकि दियोन वहां पर गुस्से में बैठा हुआ ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो अब मैं मदद से खाऊंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसी गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होता है और फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना शुरू कर देता है। अब उसके गुस्से का पारा भी काफी हाई हो चुका था और वो इसी गुस्से में उसे ये कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसे इस तरह देखने के साथ ही ये भी ये कहने लग जाता है कि इसे एक चीज मालूम है और वो ये है कि माना सवार का कैसे इस्तेमाल करना, वो भी माना के जोर पर। वहां पर बैठे ऑडियंस ने जब इतनी ज्यादा माना देख ली थी कि सभी सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। अब उन्हें पता चल गया था कि इससे बच पाना तो किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन यही शौक है कि उनकी कंडीशन और भी ज्यादा शौक हो गए थे क्योंकि वो देख पाते हैं कि वहां पर राहुल ने आराम से उसकी सवार को साइड पर गिरा दिया था। राहुल अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी तो देखने के साथ दियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। और दियोन को इस तरह घबरा हुआ देखते हुए साथ ही वो भी उसको ये कहने लग जाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो दियोन, तुम्हें बस खुद पर ऐसा ही भरोसा था कि तुम मुझे हरा पाओगे, देखा अब क्या हुआ। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ दियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे उसके करीब पहुंचता है कि ये देखने के साथ ही राहुल जी कहने लग जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये एंगर इशू तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा। और फिर उसकी टांग के सामने अपनी टांग रख देता है और इसी एंगर की वजह से वो थोड़ा सा दूर जाकर गिरा था, जिस पर पीछे से राहुल जी कहने लग जाता है कि अब सर अपनी हालत तो देखो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस काउंटी के ऑस्टिन नाम अपने साथ लगाते हो, तो ये एक शर्म की बात है क्योंकि तुम तो मेरे सामने खड़े ही नहीं हो पाए, तो तुम इस नाम के हकदार भी नहीं हो। दियोन को ये सुनने के साथ गुस्सा आता है, वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे अटैक करने के लिए फिर से उसके करीब पहुंचा था कि तभी इस बार फिर उसने आगे से एक जोरदार पांच उसके फेस पर दे मारा था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है, उसकी हालत पहले से काफी खराब हो जाती है। अब वो नीचे गिरा पड़ा था, वहां पर बैठे हुए ऑडियंस के लोग हैरान थे और ये कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि दियोन नीचे गिरा पड़ा है और हम यहाँ पर बैठकर ये सब कुछ क्या देख रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। दियोन के नाक से काफी सारा ब्लड बह रहा था, उसकी हालत काफी खराब थी, अब खड़ा रह पाना उसके लिए भी काफी मुश्किल काम था। और वो लोग ये कह रहे थे कि क्या ये वही दियोन है जिसके बारे में हमने नाम सुन रखा था। वो नीचे गिरा पड़ा था और उसे देखने के साथ ही राहुल ये कहने लग जाता है कि रेफरी तुम देख रहे हो ना, मेरा अपोनेंट नीचे गिरा पड़ा है और तुम किस चीज को देख रहे हो, क्या मैं इस मैच को और कंटिन्यू करूं, तुम चाहते हो मैं इस मैच को आगे बढ़ाऊं। तो रेफरी कहता है ओ अच्छा। फिर वो ऐलान कर देता है कि इस टूर्नामेंट का विनर कोई और नहीं बल्कि राहुल है। राहुल पर काफी ज्यादा फूल बरसाए जाते हैं और टूर्नामेंट विन करने की वजह से राहुल काफी खुश हो गया था। वहां पर बैठे हुए लोग ये कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर हमें आपके ऊपर और यकीन था, और कुछ लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि टूर्नामेंट में ये एक वीकलिंग था, हमने सोचा था कि ये तो पहले राउंड में बाहर हो जाएगा, लेकिन देखो इसने तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही जीत लिया। लोग काफी खुश थे, ये भी काफी खुश खड़ा हुआ था और ये कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस टूर्नामेंट को विन कर लिया। और इतना कहते साथ ही नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि इसका जो स्टैमिना था वो हाफ फुल था और वो यही कह रहा था कि स्टैमिना की वजह से ये सारी बातों को झेल पाना मेरे लिए मुश्किल है। कि एक हीलर उसके पास आ जाता है, हीलर को देखने के साथ ही वो यही कहता है कि शुक्र है कि कोई तो यहाँ पर आया जो मेरी मदद कर सके। टूर्नामेंट को विन करने की वजह से उसे नोटिफिकेशन रिसीव होता है जिसमें बताया जाता था कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट की क्वेस्ट को इसने कंप्लीट कर लिया है, अब जाकर अपना रिवॉर्ड चेक कर लो। जब वो उसकी नोटिफिकेशन रिसीव करता है तो सामने ये बताया जाता है कि इसने टूर्नामेंट चैंपियन बन गया है, टूर्नामेंट को कंप्लीट कर लिया। इसके बदले में उसे एक्सपीरियंस के 300 कॉइंस मिल गए थे, प्लेयर शॉप मिल गई थी, रैंडम स्किल मिल गई थी, बुक मिल गई थी, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के 5 ग्रेड मिल गए थे और इसके साथ रैंडम स्किल बुक भी मिल गई थी। इतना सारा रिवॉर्ड देखने के साथ ये भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि अब मैं किंगडम के अकेडमी में ज्वाइन कर सकूंगा। ईमान भी खड़ा हुआ एक साइड पर ये सब कुछ देख रहा था और उसके साथ राहुल का डैड भी खड़ा था। ये सब कुछ देखने के साथ ईमान राहुल का डैड को ये कहने लग जाता है कि मुझे यंग मास्टर पर बहुत ज्यादा फख्र है कि वो ये टूर्नामेंट जीत गया। और इसके साथ साथ वो ये भी कहने लग जाते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि एक मंथ के अंदर अंदर उसने इतना ज्यादा ग्रो कर लिया। और उसके डैड काफी सीरियस खड़े हुए थे और वो अपने मन ही मन में यही कहने लग जाते कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा दियोन के साथ खेलने के लिए मैदान में चला गया।
और पिछले 1 महीने में जो कुछ इसने अचीव किया है तो इसे जीनियस कहना गलत ना होगा। लोग तालियां बजा रहे थे, उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। सबकी वजह से राहुल काफी ज्यादा खुश था कि सभी फिर साइड पर उस डैड की नजर पड़ जाती है। जैसे ही उसने अपने फादर को देखा था तो फादर भी उसे देखने के साथ खुश हो गए थे। और डैड को खुश देखने के साथ ये भी अपना हाथ हिला देता और कहने लग जाता कि वो तो मुझे देख रहे थे। और अगर इन्हें पता है कि मैं ये टूर्नामेंट जीत चुका हूँ तो मैं अकेडमी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। घर जाने के बाद जब वो डैड से इसके बारे में बात करता है कि उसे एकेडमी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके डैड काफ़ी सीरियस हो गए थे। और फिर रिप्लाई में उसे ये कहते हैं कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओ। राहुल हैरान हो गया था और कहने लग जाता है कि डैड आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। मुझे तो लगा था कि जब मैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा तो मैं फिर आगे बढ़ सकूंगा, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। तो इस पर उसके डैड कहने लग जाते हैं कि इसके पीछे एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से तुम वहाँ नहीं जा सकते। और जिन चीज़ों को मैं आगे देख पा रहा हूँ उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम मेरे साथ ही रहो। जितना वक्त मेरी ज़िंदगी का है मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में गुजारें। और जैसे तुमने उस टूर्नामेंट को विन किया था उसके बाद तुम थोड़ी देर तक भी नहीं टिक पाए और ज़मीन के ऊपर गिर गया है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी आगे जाकर बड़े प्लेयर को नहीं हरा पाओगे। तुम्हें मेरे साथ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ सवार्ट को ज्वाइन करना होगा। और अपने फादर की ये सारी बातें सुनने के साथ ही अब वो भी काफ़ी सीरियस हो गया था। और फिर राहुल जी कहने लग जाता है कि डैड आप हमेशा मुझसे यही कहा करते थे ना कि अगर मुझे अकेडमी में जाना तो मुझे उसके लिए मेहनत करना होगी, और मैंने आपके मुताबिक इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और मैंने कहा है ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे अकेडमी में जाना ही होगा। राहुल के फादर जैसे उसके ये सारे अल्फाज सुनते हैं इसी के साथ ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होकर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि अब ये सच में बड़ा हो चुका है। अपनी जगह पर खड़े होकर उसे ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेडमी जाने के लायक हो तो अपनी सवाल निकालते हुए गुस्से से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरे से मुकाबला करना होगा। और ये जो हम दोनों के दरमियान मुकाबला होगा इसमें मैं तुम पर जरा बराबर भी इजी नहीं होने वाला। डैड की ये हालत देखने के साथ वो काफ़ी हैरान हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। और उसके डैड भी उसे कहने लग जाते हैं कि अब तुम क्या करोगे। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस जगह पर इकट्ठे थे। और राहुल भी अपनी बगी में बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि फाइनली मैं इस जगह को छोड़ पा रहा हूँ। फिर वो उसी दिन के सीन को याद करते हुए कहने लग जाता है कि जब मेरे डैड ने मुझे रोकने की कोशिश की थी उस वक्त मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ये भी अपनी सवार निकाल कर कहता है कि ठीक है मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसने भी अपनी सवार निकाल ली थी और उसके साथ चैलेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था। ये भी फिर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो अपनी सवार निकाल कर अपने डैड के ऊपर अटैक कर देता है, तो डैड उसके अटैक को रोक लेते हैं। फिर उसके फादर उसे ये कहने लग जाते थे कि तुम्हारे पास क्या यही पावर है जिसका तुमने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया, ये तो बहुत कम है। और उससे ये कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली सवार स्किल क्या होती है। अब उनमें जो माना रिलीज हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। और फिर इसी सपाट स्किल का इस्तेमाल करने के साथ नहीं उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये बता रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने उसकी स्ट्राइक को कैसे पास कर लिया। उन्होंने मुझे कहा था कि ये सिर्फ एक स्नीक पीक होगी और कुछ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मेरे ऊपर करेंगे। और हमें यही बताने लग जाता है कि मेरे डैड जो कि फिफ्थ काउंटी लॉर्ड के पावरफुल बंदे थे यहाँ पर कनेक्ट के स्टार्स के हाथों मारे गए। और मेरे डैड के मरने के बाद यहाँ पर जो तबाही फैली उसकी वजह से ये काउंटी बहुत जल्दी फॉल कर गई। और इसी फाल को रोकने के लिए मेरे डैड को जिंदा रहना था, जिंदा रहकर अपने लोगों को बचाना था। और आज के दिन जैसे कि ये एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो मन मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे डैड को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और मुझे उन पर पूरा खरा उतरना होगा। वो पीछे अपने घर की तरफ देखते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपनी फैमिली को भी तो मुझे प्रोटेक्ट करना है। और मेरे पास जो कुछ भी यहाँ पर मौजूद है मैं इसे लूज़ नहीं कर सकता। पीछे विंडो में हम देखते हैं उसके डैड भी खड़े हुए थे और उसके फेस पर एक छोटा सा निशान भी था। और डैड भी फिर पीछे से हैरानी में ये कहने लग जाते हैं कि बच्चे। और फिर उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बार बार अपने बेटे पर अटैक किए जा रहे थे, बेटा अपनी जगह पर खड़ा हो रहा था। तो डैड ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो तुम काफ़ी थक जाओगे, आखिर तुम कब तक अपनी जगह पर खड़े रहते रहोगे। जिस पर राहुल ने ये कहने लग जाता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तो डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तुम ये जो परिश्रम दिखा रहे हो मैं भी इसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। और फिर हंसते हुए ये कहने लग जाते हैं कि तुम जो यहाँ पर खड़े होकर अपने सब्र दिखा रहे हो, ये जो यहाँ पर अपना प्राउड कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, ये हमारी फैमिली में पाया जाता है, इसलिए मुझे तुम पर काफ़ी फख्र है मेरे बेटे। आपने डैड की ये बात सुनने के साथ फिर ये भी अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। उसके डैड भी सवार हाथ में पकड़ कर अपनी पावर को गैदर कर रहे थे। और ये फिर ये कहने लग जाता है कि डैड आप आया मेरे ऊपर स्ट्राइक कीजिए।
ये भी फिर आगे बढ़ता है, डैड जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी सवार की स्किल दिखाता है, जिस पर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि इसकी सवार की ट्रैजेक्टरी तो काफ़ी अमेजिंग है। मुझे लगा था कि इसकी जो सवार है वो इस साइड पर आएगी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर लिया और उनके फेस पर एक छोटा सा निशान भी बन गया था। वो काफ़ी हैरान थे और ये देखने के साथ ये यही कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पर साइकोकाइनेसिस की पावर का भी यूज़ किया, इसके बावजूद भी सिर्फ अपने डैड पर एक छोटा सा निशान छोड़ पाया। उसके डैड भी फिर मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि अब लगता है कि वक्त आ चुका है कि मुझे इसके बारे में एक्सेप्ट करना होगा। राहुल अब बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा, वो पहले से अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और एक प्राउड स्पोर्ट्समैन बन चुका है। और आज के दिन भी पीछे से खड़े हुए उसे जाता हुआ देख रहे थे, ये कहने लग जाते हैं कि राहुल तुम आगे बढ़ो और कामयाब हो जाओ, मेरे बेटे तुम जाओ और पूरी दुनिया को देखो, इस दुनिया को तुम विटनेस करो। वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। वो थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि वहां पर एक जगह पर अपने सर से पूछ लेता है, वो कहता है सर फिलिप हमें अपनी डेस्टिनेशन में और कितना आगे जाना होगा, कितना सफर बाकी रहता है। फिलिप का स्टेटस उसके सामने खड़ा हुआ था, उसका लेवल 92 था, क्लास हाई नाइट थी और वो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करता था, उसका टाइटल सवार्ड ब्रेकर था। और वो ये कहता है कि हम इसी स्पीड से जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हम अपनी स्पीड बढ़ा दें और इसी स्पीड से जाएं तो 5 दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिलिप की ये बातें सुनने के साथ आगे से राहुल ये कहने लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को ट्रेन भी तो करना है, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं वो स्पीड बिल्कुल सही है। तो फिलिप कहता है कि आपकी बात मैं समझ गया। फिर राहुल अपने बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि अगर मुझे शामिल किया जाए, मेरे सर्वेंट्स को शामिल किया जाए, तो मेरी फैमिली ने टोटल 50 लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इन्हीं लोगों में 3 रेगुलर नाइट्स हैं, उसमें फिलिप भी शामिल है। 6 ट्रेनी नाइट्स हैं, 15 ट्रेनी और 12 20 कैवलरी हैं। ये तमाम के तमाम ग्रेड बी और या फिर इससे हाई पोटेंशियल के टैलेंट रखने वाले लोग हैं। इन लोगों की तादाद की बात की जाए और स्किल्स की बात की जाए, ये इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है और जैसा कि फॉल पेश आने वाला है उससे पहले ही अगर उसे रोकना है तो इन सभी लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कि फिर साइड पर से एक बंदा आता, उसका नाम था जेक, और आते साथ ये कहने लग जाता है कि आपके कैरेज के जो भी मेंटेन करना था वो सारे के सारी मेंटेनेंस हो चुकी है, अगर आप चाहें तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जेक की बात सुनने के साथ कहता है कि आपने अच्छा काम किया जेक। जेक फिर यही पूछने लग जाता है कि हमारे साथ जितने सारे लोग मौजूद हैं, क्या आप चाहते हैं कि 1 महीने के साथ ये लोग हमारे साथ रहें? तो फिलिप उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि जेक तुम अपने मास्टर से सवाल पूछना बंद कर दो, ये मास्टर के आर्डर है, हमें उसे फॉलो करना होगा, चाहे वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। राहुल फिर उसकी बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे, जिस पर वो चुप हो जाता है। जबकि राहुल अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं तुम सभी लोगों को बता दूंगा इसकी क्या वजह है। और अगले ही सीन में हम फरीद सिटी मीरा को देखते हैं, उसके बारे में ये बताया गया था कि ये फास्ट सिटीज़ में शामिल है, जब प्लेयर यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल को फिनिश करते हैं उसके बाद वो इस सिटी में आते हैं। और इसी फरीद सिटी मीरा में काफ़ी सारे क्वेस्ट पाए जाते हैं और क्वेस्ट के साथ साथ जो लोग इसे जीतता है तो हिडन आइटम्स भी उसे मिलते हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। माना दो जज की लिमिनेशन भी यहाँ पर पाई जाती हैं ताकि बिगिनर प्लेयर्स में जो भी मैस हैकर है वो ना क्रिएट हो। और यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादा रिसोर्सेज और इन्फिनिट हैं, इसलिए प्लेयर आते साथ ही क्रेजी हो जाते हैं, उन्हें हर कुछ चीज़ चाहिए होती है। और इसके बाद हमें गॉड डोमेन के बारे में बताया गया था, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स होते हैं। और जिसके बारे में हमें राहुल जी बताने लग जाता है कि इस जगह पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो प्लेयर्स के पास एक अच्छा मौका होता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ा सकें। और गॉड्स डोमेन ही रीज़न थी जिसकी वजह से वो अपने इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। वो चाहता था कि यहाँ पर सोल्जर्स की ट्रेनिंग अच्छे से हो और वो अपने आप को लेवल अप करवाने में कामयाब हो सकें। और ये प्लान भी बिल्कुल उसने बनाया था और ये प्लान उस वक्त उसे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और जैसे ये मेरा में इंटर हुआ था, इसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती जिसमें ये बताया जाता तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, कनेक्ट कम्युनिटी में एक नया फीदर इनलॉक हो गया है और इसे गिल्ड का नाम दिया गया है। इस पर ये कहने लग जाता है कभी मैं मेरा में इंटर हुआ और देखो यहाँ पर एक नई चीज़ मेरे सामने आ गई। और जितने भी फीदर यहाँ पर आई थी वो जब तक इसका ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता था इन सभी का यूज़ नहीं कर सकता था। और ये भी ये कहने लग जाता है कि मैं जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लूँगा इन सभी चीज़ों को अनलॉक कर लूँगा। वो इन चीज़ों के बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से जेक आ जाता है। जेक कहता है कि सर मेरी बात सुनिए, तो वो कहता है कि बताओ क्या बात है, जिस पर कहने लग जाता है कि हम अगर आप चाहें तो भी जाकर मेयर से मिल सकते हैं। फिर हम फरीद सिटी मीरा के मेयर को देखते हैं जिसका नाम रिनाल्डो था और वो हैरान था, कह रहा था कि यहाँ पर कौन आया है। तो उसका असिस्टेंट उसे ये बताने लग जाता है कि ये यंगेस्ट सन ऑफ काउंटी एस्टोन, इसका नाम राहुल है, वो यहाँ पर 50 लोगों को लेकर आया है। जिस पर मेयर रोनाल्डो ये कहने लग जाते हैं, ओ अच्छा, इस सन के बारे में मैंने सुना है कि ये तो काफ़ी वीक है ना। फिर वो अपने असिस्टेंट को ये कहता है कि ठीक है तुम उसे यहाँ पर आने दो।
क्योंकि ये फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो यहाँ पर मॉन्स्टर मटेरियल को खरीदने के लिए काफ़ी सारे पैसे लौटाते हैं, और इस बच्चे से तो मैं काफ़ी सारे पैसे अट लूँगा। उसे बंदर आने की इजाज़त मिल गई थी। जैसे राहुल वहाँ पर आया तो कहता है कि मेयर रेनाल्डो, यहाँ पर आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। रेनाल्डो का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा, तो ये कहने लग जाता है कि सर राहुल, आप यहाँ पर आए तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं आपको ग्रीटिंग पेश करता हूँ कि आप हमारे शहर मीरा में आए। तो उसके ये स्माइल और इस तरह वेलकम करते हुए देखकर उसे कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि कहीं ना आप एक जगह पर बैठ जाएं, फिर बैठकर बातें करें। उसका बिहेवियर के बारे में राहुल अच्छे से जानता था और कहता है कि इसकी फेक स्माइल तो देखो। अब वो एक जगह पर बैठ गए थे कि फिर लियोनार्डो ये कहने लग जाता है कि सर राहुल, आप यहाँ पर किस वजह से आए, तो इस पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी एक्सीलेंट जगह पाई जाती है जहाँ पर मैं ट्रेन कर सकता हूँ। लियोनार्डो काफी खुश हो गया था, ये कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसी जगह का पाई जाती है, ये आपके लिए परफेक्ट प्लेस होगी। तो वो भी ये आगे से भी कहने लग जाता है कि ऊपर से ये एक सेफेस्ट प्लेस भी है जहाँ पर आप ट्रेन कर सकते हैं। तो राहुल कहने लग जाता है कि हाँ, वो ऑर्डिनरी प्लेस नहीं होनी चाहिए। राहुल फिर ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर मुझे आपसे परमिशन चाहिए क्योंकि मैं कार्निफोरस जाना चाहता हूँ। तो आगे से रियोनाल्डो हैरान होता है, कहता है कि क्या आपने क्या कहा कि आपको कार्निफोरस जाना है। रियोनाल्डो आगे से फिर ये भी कहने लग जाता है कि वो जगह तो काफी ज्यादा डेंजरस है, आप जैसा वीकलिंग वहाँ जाएगा, ओहो मुझसे गलती हो गई, मतलब आप जैसे यंग लोग वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे। जिस पर कहता है कि वो जैसा कि मैंने सोचा था। वो अब काफी हैरान था, फिर कहता है कि ठीक है, मेरे पास लगता है इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। वो एक थैली निकालता है जिसके अंदर 5 लाख गोल्ड के कॉइन्स है और उन्हें देते हुए कहने लग जाता है कि अगर आप चाहें तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे परमिशन देनी होगी। लेकिन लियोनार्डो इतने सारे पैसों को देख कर हक्का पक्का हो गया था। वो उससे वो पैसे लेते हुए यही कहने लग जाता है कि सर रोल, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपसे मजाक कर रहा था। और पैसों को देकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। और ये कहने लग जाता है कि काश फॉरेस्ट आपके लिए भी इजी होगा और आपके नट्स के लिए भी काफी इजी होगा, और मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप फॉरेस्ट जा सकते हैं। राहुल भी खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि आप काफी ज्यादा जेनरस हैं मेयर, आप मुझे जरूर परमिशन दे देते। फिर वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब हमें वहां पर जाना होगा और जितना भी रिवार्ड है उस सारे रिवार्ड को कलेक्ट करना होगा। और जैसे कनेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होगी, मैं इसके टॉप पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपने लोगों के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर कनेक्ट प्लेयर्स रह सकते थे। ये उन्हीं लोगों के लिए जगह बनाई गई थी। ये क्लोज बेटा थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लेयर नहीं था। लेकिन इन सारे प्लेयर्स में से मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि मेरा नाम राहुल स्टोन है और मैं यहाँ का पहला प्लेयर हूँ। और बीटा वर्जन में आने की वजह से ये शहर काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े अकोमोडेशन लार्ज स्टोर पाए जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी गिल्ड की बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनल को फैसिलिटेट करते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं। और जितना भी यहाँ पर कुछ हुआ, इसकी वजह से लैंड प्राइसेस भी काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। और ऊपर से अगर मैं सच में मैं पर्पज़ की बात की जाए तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि रियल एस्टेट को ख़रीद सकूँ, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर चली जाएंगी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अमीर हो जाऊँगा। और ऊपर से यहाँ पर जैसा कि ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, तो मैं पैसे देकर कोई भी लैंड आराम से ख़रीद सकता हूँ। और जल्दी यहाँ पर मैं नोबल्स के लिए लग्जरी हाउसेस बनाना शुरू कर दूंगा, गिल्ड हाउसेस प्लेयर के लिए बनाना शुरू कर दूंगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे वो मिलेंगे। और जो नॉर्मल प्लेयर यहाँ पर आएंगे उनके लिए मैं अपार्टमेंट्स बनाऊंगा, वो अपार्टमेंट्स में रहेंगे और उससे भी मुझे पैसे मिलेंगे। और अब जो इनकी कीमत है ये फ्यूचर में 100 गुना ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए मुझे अभी से इसका फ़ायदा उठाना होगा। और मन ही मन में फिर ये भी कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर प्लेयर्स आ गए और वार ब्रेक हो गई, तो जैसा कि मुझे पास में सब कुछ याद है उसके मुताबिक यहाँ पर जब कव्स क्रिएट हो गए, सारे के सारे लोग परफेक्ट शेल्टर की तलाश में यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर मैं अपने पास की बात करूं, जब मैं प्लेयर था यहाँ पर आता था तो सिर्फ लैंड को ही लैंड करने के लिए काफ़ी सारे पैसे देना पड़ जाते थे। जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो अब भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, जो आगे से पोटेंशियल रिस्क आने वाला है, जो बाहर आने वाली है, उसके लिए मुझे पहले से भी ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। जितना मैं प्रिपेयर हूँ उतना काफ़ी नहीं है। और ऊपर से ये जो यहाँ पर फिल्दी मेजर गिल्ड्स पाई जाती हैं, अगर मैं अपनी पास की लाइफ की बात करूँ तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन इस जिंदगी में मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ूंगा। ये लोग चलते फिरते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जे काफी हैरान था। उसे एक पेपर था और उसे साइन करना था, कहता कि क्या मुझे यहीं पर साइन करना है। राहुल जैसे उसकी ये बात सुनता है तो काफी गुस्से में आ गया, तो कहने लग जाता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं। और जेक पर गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने भी साइन किया है, आए हुए सभी लोगों ने साइन किया, तुम साइन क्यों नहीं कर रहे। तो जेक बताने लग जाता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि किसी भी पेपर पर साइन करते हुए पहले ध्यान रखना, इसलिए मैं नहीं कर रहा। जैसे इन लोगों ने पेपर के ऊपर साइन कंप्लीट कर दिए थे, लड़की पेपर उठाते हुए कहने लग जाती है कि अब कंफर्म हो चुका है, अब यहाँ पर 51 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर साइन किए हैं।
और राहुल हमें ये बताने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने एक गिल्ड को बना भी लिया और अपने लोगों को इसमें रजिस्टर भी करवा लिया। और गिल्ड बनाने वाला मैं पहला बंदा बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है। प्लेयर के बगैर भी गिल्ड बनाने का एहसास मेरे पास ही है। ना सिर्फ ये कि मेरी पहली गिल्ड होने वाली है, बल्कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी बना दूंगा। और यहाँ पर जितने भी लोग इस गिल्ड को ज्वाइन करेंगे उन्हें सिस्टम की मदद से असिस्टेंट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर वो जेक की तरफ देखता है जो कि एक साइड पर बैठा हुआ रो रहा था, ये कह रहा था कि मेरी मॉम को पता चला मैंने पेपर के ऊपर साइन किया, वो तो मुझे मार देंगी। जबकि राहुल ये कहने लग जाता है कि इन सभी लोगों के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज लोग दे रहे हैं, तो मुझे इनके फेसेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और अगले ही सीन में हम बैटल एसोसिएशन मेरा ब्रांच ऑफिस को देखते हैं। और इसकी भी बारी आ गई। ये कहता है कि लगता है कि अगला नंबर मेरा ही है। जैसे ही ये एसोसिएशन में पहुंचा था, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और ये कहने लग जाती है कि आपको यहाँ पर वेलकम कहा जाता है और आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए। जिस पर राहुल से ये बताने लग जाते हैं अपने लोगों को यहाँ पर लेकर इसलिए आया क्योंकि मुझे स्किल बुक्स चाहिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हाईएस्ट रैंक की जो बुक है उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। और स्किल बुक के बारे में हमें यही बताया गया था कि इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट स्किल्स बताई जाती हैं और इन स्किल्स को सीखने के साथ पढ़ने के साथ तुम लोग सीख पाओगे और इसकी वजह से जो तुम्हारा रैंक F है उससे बढ़कर रैंक S पर पहुंच जाओगे। वो लड़की खुश हो तो ये कहने लग जाती है कि जो हमारे ब्रांच का ऑफिस है ना, ये यहाँ पर रैंक सी स्किल्स बुक आपको प्रोवाइड करवा सकता है। आपको बताइए कि आपको क्या रैंक सी की चाहिए, लेकिन वो भी वीआईपी कस्टमर्स को ही दी जाती हैं। ये सुनने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि अगर मुझे यहाँ पर वीआईपी बनना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो लड़की ये बताने लग जाती है कि आपको एसोसिएशन को कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा या यहाँ से कुछ परचेज करना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपको कुछ परचेज करना है उसके लिए काफ़ी सारे पैसे देना होंगे। तो इस पर राहुल उसे कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि मुझे इसके लिए कितना पे करना होगा। लड़की हैरान थी, उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पा रहे थे और आखिर हिम्मत करके उसे बता देती है कि मुझे 10,000 गोल्ड चाहिए सर। राहुल उसे कहता है कि बस इतने सारे पैसे। फिर वो पैसों की पुतली उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो गई। तो ये कहता है कि ये तो इतने पैसे नहीं है और पहले मैं डी रैंक के फ्लोर को देखना चाहूंगा। लड़की इतने सारे पैसों को देखकर पहले तो हैरान थी, फिर काफी खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि आपको किस किस्म की स्किल बुक चाहिए, आप मुझे बताइए। आपको स्वॉर्ड की स्किल बुक चाहिए, बो की चाहिए, मैजिक की चाहिए या फिर शील्ड की चाहिए। तो उसे इस तरह खुश देखने के साथ राहुल भी काफी खुश हो गया था और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास जितनी भी स्किल्स की बुक पड़ी है मुझे वो तमाम की तमाम दे दो। वो बुक उठाकर जैसे जेक वापस जा रहा था उसे काफी भारी लग रही थी और उसकी वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। और फिर वो रास्ते में ये कहने लग जाता है कि सर राहुल, क्या हमें सच में इन सारी बुक्स की ज़रूरत है। जबकि वहाँ उसके साथ फिलिप भी चल रहा था, वो बिल्कुल रिलैक्स था। राहुल उसे ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि इस सब की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तंगी हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें एडवांस लेवल पर जाना या फिर हायर लेवल पर जाना है तो ये बुक्स तुम्हारे काफ़ी काम आएंगी। ये उसे कहना लग जाता है कि जो मेरा गैस है उसके मुताबिक ये वेल डिस्क्रिप्टिव स्किल बुक हो सकती हैं, लेकिन आपको तो बिगिनर लेवल की बुक्स के बारे में हमें बताना चाहिए था ना। आप आज सीधा ही डी रैंक की बुक्स लेकर आ चल पड़े। फिलिप भी ये कहने लग जाता है कि जितने पैसे आपने इन बुक्स को लेने के लिए खर्च कर दिए, इसके बदले में आप पावर आर्मर भी तो ले सकते थे, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती थी। उनकी बातें सुनने के साथ वो राहुल उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तो सब्र रखो, कल मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा कि इन बुक्स के हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे ही वो बुक्स लेकर घर पहुंच चुका था तो पहुंचते साथ इन सारी बुक को देखने के साथ कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स खरीद ली। और वो फिर मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स हैं और लिमिटेड प्लेयर ही उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक प्लेयर लिमिटेड स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो ज़्यादा स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर इसके बारे में सोचने के साथ ये कहने लग जाता है कि क्वेस्ट विंडो तुम कहाँ पर हो, मेरे सामने आ जाओ। उसके सामने वो विंडो शो होना शुरू हो जाती है। फिर वो अपने स्टेटस को चेक करने के साथ ये कहने लग गया था कि जब मैं राहुल की पार्टी में वॉक अप हुआ था ना, तो इस वक्त मैंने दो अननोन इन्वेंट्री आइटम्स को देखा था, लेकिन ये आइटम्स हैं किसके रिलेटेड अभी तक मुझे इनके बारे में नहीं पता। उन दोनों इन्वेंट्री आइटम्स के ऊपर ना तो वो क्लिक कर सकता था और ना ही उन्हें यूज़ कर सकता था, इसलिए उसकी परेशानी में और भी ज़्यादा इजाफा हो रहा था। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं, जब मैंने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था उसके बाद इन आइटम को यूज़ करने की एबिलिटी मेरे अंदर आ गई थी और मुझे फिर अभी इन्हीं इन्वेंट्री का यूज़ करना होगा। और इनमें से जो मुझे पहला आइटम मिला है उसका नाम है सील्ड स्किल डेक्स। और इसके बारे में वो ऑब्जेक्शन भी पूछने लग जाता है कि इसके बदले में मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा जब मैं इसे एक्टिवेट करूंगा। तो इसका ग्रेड तो अननोन था, लेकिन यही था कि इसे 10 स्किल बुक्स को इकट्ठा करना था और इसमें रजिस्टर करना था। इसका जो रिवार्ड था वो भी अननोन था और एक्स्ट्रा रिवार्ड भी अननोन था, स्क्वाड स्किल भी अननोन थी। उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि बस उसे उस डेस्क को ओपन करना था और उसके अपने हाथ में उस स्किल बुक को रखना था और फिर रजिस्टर करवाना था। वो बिल्कुल यही तरीका अपनाता है, जैसे ही उस बुक को रजिस्टर करवाने के लिए उसे ओपन करता है तो उसमें से माना बाहर निकलना शुरू हो जाती है।
ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो काम कर गया, सच में काम कर गया। फिर वो बुक में देखता है कि उसके अंदर जो भी सिल्वर ऑफ माना पाया जाता था कि वो वहां से डिसअपेयर हो चुका है। वो बुक बिल्कुल नॉर्मल बुक दिखाई दे रही थी। जब वो बाकी पीछे मौजूद बुक को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मुझे इन सभी बुक्स को भी रजिस्टर करवाना होगा? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही वक्त में इन सभी बुक्स को रजिस्टर करवा पाऊँ? कि वो देख पाता है कि सभी बुक्स में से माना रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो हैरान हो गया था और वो ये कहने लग जाता है कि मैंने अभी कहा कि मुझे ये सारी बुक्स एक ही बार में रजिस्टर करवानी है और सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही किया। लगता है कि जो कुछ मैं कहता हूँ ये उसे समझ जाता है और मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है कि मैं जो कोई भी कहता हूँ वो काम कर रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।